डियर स्टूडेंट्स, जो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि भारत के संघात्मक शासन की जो है क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें से हमने 7 जो है विशेषताओं पर चर्चा कर ली थी कि शक्तियों का विभाजन, केंद्र, संघ और राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। न्यायपालिका, संघात्मक शासन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे। फिर संघात्मक शासन के लिए संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है। ठीक है, हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है और उसमें संशोधन की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो अगर संविधान सर्वोच्च होगा तो हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों में आपस को जो विवाद है उनका आसानी से समाधान हो सकता है। ठीक है, फिर एकल नागरिकता, इसमें भी हमने चर्चा कर ली थी कि नागरिकता जो है वो एकल है। इसका मतलब है कि भले ही संघात्मक शासन की दोहरी नागरिकता उसका लक्षण होती है, जैसे अमेरिका में संघ और राज्यों को जो है अलग अलग नागरिकता है, पहले राज्य की और बाद में संघ केंद्र की। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी नागरिकता एकल है। अर्थात अगर आप राजस्थान के हो या गुजरात के हो या महाराष्ट्र के हो, पर नागरिकता तो आपको केवल भारत की ही प्राप्त है। ठीक है, फिर हमने बात की थी केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका की तरह सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, जबकि अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों को सभी राज्यों से दो जो है सीनेटर चुन के जाते हैं। कुल 100 सीटें हैं वहाँ की सीनेट में, लेकिन यहाँ पर राज्यों में जो है राज्यसभा जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में वो जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है। जैसे बड़े राज्य हैं जो जनसंख्या के आधार पर, उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों से ये बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो यहाँ पर सीटें अधिक है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो यहाँ पर राज्यों को जो राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। और चूंकि हमने बात की थी कि यहाँ के 2 सदन है संसद के, लोकसभा जो कि किसका प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा प्रतिनिधित्व करती है जनता का, जबकि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है राज्यों का। ठीक है, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और वो भी जनसंख्या के आधार। फिर हमने छठी विशेषता पढ़ी थी राज्यपाल का पद, और इसमें हमने देखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति करता है, और वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति उसे समय से पहले हटा सकता है। अर्थात राज्यपाल एक तरह से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। वो राज्य में शासन संविधान के अनुकूल चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी सूचना समय समय पर केंद्र सरकार को देता है। ठीक है, और अगर उसे प्रतीत हो कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है या लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार नहीं चल रहा है, शांति व्यवस्था नहीं बन रही है, तो वह राष्ट्रपति को जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी कर सकता है, और तब राज्य से जो है सरकार भंग हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, उसे हटाने का अधिकार केंद्र को है। इसका मतलब वो राज्य में एक तरह से निगरानी करने का काम करता है, वो संपूर्ण रूप से केंद्र का जो है प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो राज्यपाल का पद रखने का मतलब ये है कि वो सभी राज्यों पर जो है राज्यपाल निगरानी रखे। अपने अपने राज्यों की नियुक्ति जो राज्यपाल करता है प्रत्येक राज्य में, और उस पर निगरानी रखने का काम करता है। ठीक है, फिर 7वां जो पॉइंट है वो हमने नया चर्चा की है कि एकात्मकता का प्रभुत्व है। इसका मतलब भारत में वैसे तो संघात्मक शासन है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो एकात्मक शासन के हैं। ठीक है, तो संविधान निर्माता इस बात को जानते कि भारत में विभिन्नताएं बहुत है, और अगर प्योर संघात्मक शासन को अपनाया गया तो देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कुछ उन्होंने ऐसे प्रावधान किए हैं जो कि एकात्मकता को प्रतीत होते हैं या एकात्मक शासन के हैं। जैसे अगर बात करें आपातकालीन प्रावधान है, आपातकाल में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि
और आपातकाल जब लागू हो जाता है तो देश का जो संघात्मक शासन है वो एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। ठीक है, जब देश में 352 के तहत आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 352 के तहत, यानी देश में जो आपातकाल लागू होता है उस समय जो भारत का संघात्मक स्वरूप है वो एकात्मक में बदल जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को ये आपातकालीन शक्तियां दी गई। इसीलिए देश में जो है आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं ताकि देश की एकता और अखंडता को जब भी खतरा उत्पन्न हो तो देश का संघात्मक शासन एकात्मक में बदल जाए। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे अनुच्छेद 352, 356 और 360, तब हम देखेंगे कि 352 जो संघीय आपात है या केंद्र देश में जो आपातकाल पूरे देश में लागू हो सकता है, देश के किसी हिस्से में हो सकता है। 356 के तहत राज्य आपातकाल है, किसी एक राज्य में या कुछ राज्यों में राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और 360 जो है वित्तीय आपात है, जिसके तहत फाइनेंशियल कंडीशन, अगर देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो 360 के तहत आपातकाल लागू किया जाता है। और इन प्रावधानों के द्वारा जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो देश का संघात्मक शासन जो है वो किस में बदल जाता है, एकात्मक स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। अर्थात फिर देश में संघ के द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे, देश के लिए नीतियों का निर्माण संघ करेगा। तो ये आपातकालीन प्रावधान देश को एकात्मक स्वरूप में बदल देते हैं। इसके अलावा संविधान में संशोधन की शक्ति, देश में सबसे बड़ा है संविधान, और उसी संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है राज्यों संसद को। देश की जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसको ये शक्ति दी गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि देश में सबसे ऊपर संविधान है, फिर भी उसमें संशोधन की शक्ति राज्यों को प्राप्त नहीं है बल्कि देश की संसद यानी कि संघ को प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह संसद को हम कह सकते हैं मजबूत स्थिति प्रदान की गई है राज्यों की तुलना में। इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण, अगर संसद को अनुच्छेद 1 और 2 के तहत संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है, या एक राज्यों को के तो 2 भागों में विभाजित करके नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तरांचल है, उत्तराखंड है। इसी प्रकार सन 2014 में नया आंध्र प्रदेश को विभाजित करके और तेलंगाना नए राज्य बनाए गए थे। तो संसद को ये शक्ति है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये शक्ति भी संसद को या संघ केंद्र को दी गई। ठीक है, इसके अलावा एकात्मकता का एक और शक्ति है, शक्तियों का जो बंटवारा है वो केंद्र के पक्ष में है। अर्थात हमने जो चर्चा की थी कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय रखे गए थे, राज्य सूची में 66 विषय रखे गए थे और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रतीत होता है कि संघ को ज्यादा शक्तियां दी गई है राज्यों की बजाय। राज्य सूची में 66 विषय ही थे और संघ सूची में 97 विषय थे, तो यहाँ से ज्यादा विषय दिए। दूसरी बात, समवर्ती सूची पर भी जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, अगर उसमें भी किसी तरह का संघ और राज्यों के बीच में विवाद हो तो किसका कानून लागू होगा, संघ का। तो यहाँ पर भी जो हम कह सकते हैं कि संघ को मजबूत स्थिति प्रदान की गई। इसके अलावा राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है कि राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है, संघ, संसद को। तो यहाँ पर भी राज्यसभा यानी राज्य संसद चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर भी कानून बना सकती है। कब, जब राज्यसभा ऐसा जो है अनुमति पारित करे, यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये ऐसा करे। इसके अलावा देश में जब आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो देश का जो संघात्मक स्वरूप है वो एकात्मक में बदल जाता है। अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान संघात्मक स्वरूप एकात्मक में बदल जाता है। उस समय राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो इन सब कारणों से हम ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माता चाहते थे कि संघ को मजबूत स्थिति प्रदान की जाए, इसलिए उन्होंने संघ जो है शक्तियों का विभाजन भी केंद्र के पक्ष में किया। इसके अलावा कुछ और लक्षण हैं, जैसे एकल संविधान। एकल संविधान, वैसे संघात्मक शासन में दोहरा अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान हो सकता है, जैसे अमेरिका में अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रावधान हैं,
लेकिन यहाँ पर पूरे देश का संविधान एक है, तो ये भी एकात्मकता का लक्षण है। फिर नागरिकता को एकल किया गया है। संघात्मक शासन की एक और विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। पहले राज्यों की होती है नागरिकता होती है, फिर बाद में संघ की होती है, केंद्र की होती है। हमारे यहाँ संविधान निर्माता देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने नागरिकता को भी दोहरी नागरिकता में तब्दील किया। अर्थात दोहरी नागरिकता यानी पहले नहीं है, यहाँ पर अगर आप राजस्थान के हो या गुजरात के हो या महाराष्ट्र के हो, लेकिन नागरिकता तो आपको सभी को भारत की प्राप्त होगी। तो ये लक्षण भी एकात्मक शासन का है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने भारत को एक प्योर पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से जो है संघात्मक शासन वो नहीं चाहते थे। देश की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने कुछ लक्षण एकात्मक शासन के भी रखे हैं। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो एकात्मक स्वरूप के हैं। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो है भारतीय संघात्मक शासन में एकात्मक लक्षण। भारत के संघात्मक शासन में एकात्मक के लक्षण। एकात्मक शासन के लक्षण। ठीक है, तो जैसे कि हमने चर्चा की ली थी कि भारत वैसे तो संघात्मक शासन है, लेकिन कुछ इसे अर्ध संघात्मक भी कहते हैं। कुछ मानते हैं कि है तो संघात्मक शासन लेकिन जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। तो इन चीजों से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो एकात्मक शासन के हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो एकात्मक स्वरूप के हैं? नंबर एक संविधान। तो जैसे कि हमने बात की थी कि संघात्मक शासन में केंद्र का और राज्यों का अलग अलग संविधान हो सकता है, जैसे अमेरिका में, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत का संविधान एक ही है। इसका मतलब राज्यों का अलग से कोई प्रावधान, अलग संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग से जो है वहाँ का संविधान होता था, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। तो इसके बाद अब पूरे भारत का जो है एक ही संविधान है और एक जैसे समान रूप से लागू होता है। तो एक संविधान लक्षण किसका होता है? एकात्मक शासन का। तो भारत वैसे में संघात्मक शासन होते हुए भी इस लक्षण को यानी एकात्मक के इस लक्षण को अपनाया गया है। ठीक है, तो भारत में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड की अगर बात करें जहां संघात्मक शासन शुद्ध रूप से विद्यमान है, वहां पर केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान है। भारत में भी संघात्मक शासन है लेकिन अलग राज्यों का कोई अलग से संविधान नहीं है, अर्थात पूरे देश का संविधान एक ही। ठीक है, तो इस लक्षण से हम कह सकते हैं कि ये मुख्य लक्षण है जो एकात्मक स्वरूप को ग्रहण करने वाला है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, दूसरा जो लक्षण है जो एकात्मक स्वरूप का है वो है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति जैसे हमने बताया, शक्तियों का विभाजन संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कर दिया गया। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य व्यवस्थापिका यानी विधानसभा को है, और समवर्ती सूची का जो है दोनों को ही है, अर्थात संसद भी कानून लागू कर सकती है और राज्य विधानसभा भी कर सकती है। इन तीनों विषयों के अलावा अगर कोई विषय है जो उस समय संविधान से निर्माताओं को पता नहीं था, तो उन विषयों को कहते हैं अवशिष्ट। उनके लिए एक अलग जो है विषय अवशिष्ट सूची है। तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है, अर्थात केंद्र को प्राप्त है। अमेरिका में इसका उल्टा है। अमेरिका में अवशिष्ट जो विषय हैं वो राज्यों को दिए गए हैं। भारत में ये जो है अवशिष्ट विषय जो है वो संसद को दिए गए हैं, अर्थात केंद्र को प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान में अगर बात करें अनुच्छेद 248 की, अनुच्छेद 248 में साफ लिखा हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास में होगी? केंद्र के पास होगी। अर्थात ऐसे विषय जो तीनों अवशिष्ट विषय किसको कहेंगे? जो तीनों विषयों में नहीं आते हैं, अर्थात जो न राज्य सूची में आते हैं, न संघ सूची में, न समवर्ती सूची में, तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय या कहते हैं। और ऐसी अवशिष्ट शक्तियां
किसको दी गई है? केंद्र को। तो अनुच्छेद 248 के तहत भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई। फिर अगर उल्टा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अवशिष्ट जो विषय हैं वो राज्यों को प्रदान किए गए हैं कि जो केंद्र और राज्यों में शक्तियों को बांटने के बाद जो बच जाए वो विषय वो राज्यों को प्रदान है। अमेरिका की उल्टा हमारे यहाँ पर अवशिष्ट विषय राज्यों को प्रदान किए गए। तो कौन से पूछा जाए कौन से अनुच्छेद के तहत शक्तियों का विभाग अवशिष्ट शक्तियों का जो है केंद्र के पक्ष में रखा गया? अनुच्छेद 248 के तहत। ठीक है, तो ये भी एकात्मक का एक लक्षण है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पक्ष में, यानी तीनों को शक्तियां बांट दी दोनों को, और उसके बाद जो बचेगी वो सारी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई। फिर आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन देखिए, देश का संविधान एक है तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी किसको प्रदान की गई है? संसद। क्योंकि अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है। ठीक है, तो देश में सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है संविधान, और उस संविधान में भी संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है, अर्थात केंद्र को प्राप्त है। तो संविधान में संशोधन की शक्ति जो है वो केंद्र के पक्ष में है। ठीक है, ये संसद चाहे तो अधिकांश राज्यों को नाम बदल सकती है, कुछ राज्यों को विभाजित कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। तो ये सारे अधिकार केंद्र को देना, इसका मतलब ये एकात्मक का लक्षण है। संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। संसद चाहे तो साधारण बहुमत से, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है, और कुछ को विशेष बहुमत से प्राप्त है। विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और कुछ को तीसरा तरीका और पढ़ेंगे अपन 368 के तहत, कुछ को है जो साधारण 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। तो 3 तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है, और संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है, अर्थात ये एकात्मक का एक बड़ा लक्षण है। कुछ संविधान में कुछ ही ऐसे भाग हैं जिनमें संशोधन करने के लिए राज्यों की अनुमति की जरूरत होती है। बाकी अधिकांश प्रावधान ऐसे हैं जिसमें अगर संविधान में संशोधन करने हैं तो संसद कर सकती है 2/3 बहुमत से या साधारण बहुमत। अर्थात देश में संविधान की शक्ति केंद्र को देना ये एकात्मक का एक बड़ा लक्षण है। ठीक है, फिर चौथा बड़ा लक्षण अगर हम देखें तो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, ये भी हमने चर्चा कर ली थी कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे? 97 विषय। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए थे? 66 विषय। और समवर्ती सूची में कितने रखे गए थे? 47 विषय। ठीक है, तो इन शक्तियों में भी दो तरह से हम कह सकते हैं कि संघ जो है ये भी केंद्र के पक्ष में। कैसे कि एक तो संघ सूची में केंद्र की बजाय ज्यादा विषय रखे गए, केंद्र जहाँ राज्य सूची में 66 विषय हैं वहाँ संघ सूची में 97 विषय हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची में भी अगर केंद्र और राज्यों में किसी तरह का विवाद होता है, समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर के संघ और राज्यों में किसी का तरह का विवाद उत्पन्न होता है, तो किसका कानून लागू होगा? वो ही जो संघ चाहता है। यानी समवर्ती सूची में भी संघ को मजबूत बनाया गया। इसके अलावा और संघ को मजबूत कैसे देगा? राज्य सूची के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि अगर राज्यसभा जो है वो 2/3 बहुमत से संघ सूची के विषयों पर भी, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है? संघ को, संसद को दे सकती है। आगे हम पढ़ेंगे, जब राज्य व्यवस्थापिका शक्तियां पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि राज्यसभा जो कि राज्यों का सदन है वो चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है? संघ को, यानी संसद। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि राज्यसभा या जो राज्यों का सदन है वो राज्य सूची के विषय पर भी संघ को मजबूत स्थिति प्रदान करती है। इन सब के अलावा और संघ को मजबूत कैसे है? जैसे हमने पढ़ा था अवशिष्ट विषय किसको दिए गए हैं? वो भी
संघ को प्रदान किए गए। इन सब के अलावा देश में जब आपातकाल लागू हो जाता है, देश में जब इमरजेंसी, जो हमने पढ़ा है आपका 352, 356, 360, तो आपातकालीन स्थिति में देश का जो संघात्मक शासन है वो किस में बदल जाता है? एकात्मक समूह। ठीक है, तो ये शक्तियों का विभाजन भी केंद्र के पक्ष में रखना तथा आपातकालीन प्रावधान रखना, ये प्रदर्शित करता है ये सारे लक्षण एकात्मक के हैं। तो भारत में संघात्मक शासन है, फिर भी शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद में अगर हम कह सकते हैं कि भारत में जो है संघात्मक शासन है, 4 लक्षण हमने पढ़ लिए आज की क्लास में, कि एक देश का एक संविधान है, पूरे भारत का संविधान एक है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग नहीं है। मूल रूप से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन अब उसे 370 को हटा दिया। अब पूरे भारत का एक ही संविधान है, सभी 28 राज्यों का और सभी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये एकात्मक का स्वरूप, एकात्मक शासन का स्वरूप। अवशिष्ट शक्तियां ये भी केंद्र के पक्ष में रखी गई है। ठीक है, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, हर संघ को प्रदान है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। तो इन सारे लक्षणों से स्पष्ट होता है, और इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम पढ़ेंगे जिससे ये स्पष्ट होता है कि है तो भारत में संघात्मक शासन, लेकिन कुछ प्रावधान एकात्मक शासन के भी अपनाए गए हैं। ठीक है, बाकी जो है चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।